आज बात करेंगे कुंडली के 12वें घर की, 12th हाउस। अब थोड़ा डर लगेगा क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन से ही ऐसा है, पर समझिएगा बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। तो पहले बताता हूं बेसिकली 12th हाउस है क्या। अब आप इसको ना लॉसेस कहते हैं नॉर्मली, लॉस, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे, हमारे नुकसान या हमसे जो चीजें छूट रही हैं उसका घर है। अब इसको आप इस तरह से भी देखिए कि 1 से लेके 11 तक के जो घर हैं जो हमने कवर किए, कहीं भगवान ने हमें खुद, कभी हम खुद को मिले, कभी पैसे मिले, कभी भाई बहन मिले, कभी पत्नी मिली, कभी दो नौकरी मिली, कभी पढ़ाई मिली, ऑब्स्टेकल मिले, दुश्मनी मिली, दवाइयां मिली, भाग्य मिला, प्रोफेशन मिला, पैसे मिले, गेम्स मिला, हर जगह हमें कुछ ना कुछ मिलता रहा। बच्चे मिले, दोस्त मिले, समाज मिला, घर मिला, सब कुछ कहीं ना कहीं हमें मिला, पूरे 1 से 11वें घरों तक, 11 घर तक। 12वां घर बोलता है अब हो गया, जो मिलना था मिल गया, अब क्या। तो इसलिए इसको समझना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओ अब खत्म होने का टाइम आ गया, जाने का टाइम आ गया। हाँ ऐसा ही है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। जैसे कि आप एक बात सोचिए, आपने जो कमाया, आपके कुछ पैसे आए, बिजनेस से आए, सैलरी से आए, जहां से भी आए, अब उन पैसों का आप क्या करेंगे? वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। जैसे कि भाई कुछ तो आपके खर्च हो जाएंगे, रूटीन एक्सपेंसेस होंगे, कुछ आप अपने शौक के लिए कुछ खरीद लोगे, कहीं एंजॉय करोगे, कहीं बाहर खाने पीने चले गए, कहीं घूमने चले गए, वो सब आपने कर लिया। ऐसे करके आपके कुछ खर्चे होंगे। और क्या होगा? कुछ गवर्नमेंट टैक्स काट लेगी, और हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए, उसमें खर्चा हो जाए, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, ये वो, इसमें आपके खर्चे हो जाएंगे। या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड्स, SIP, FD, रियल एस्टेट, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, रियल एस्टेट, कुछ ना कुछ तो उस पैसे का करेंगे। तो वो पैसे आपके पास जो आए हैं उन्होंने जाना ही है, टैक्स में जाना होगा, कहीं ना कहीं तो जाना होगा, आपके लिए नहीं आए हैं। तो ऐसे ही ये जितनी सारी चीजें थी ना, जो भी कुछ मिला है, उन सब ने जाना है, खुद भी जाना है। तो वो सब चीजें जब खत्म होंगी, जब रिश्ते खत्म होंगे, माता पिता से रिश्ते हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, जो भी कोई रिश्ते हैं, वो सब भी खत्म होने हैं, पैसे भी खत्म होने हैं, शरीर भी खत्म होना है, ये सब चीजें, डेथ, ये सब चीजें दिखेंगी 12वें घर से। लग रहा है थोड़ा खतरनाक, घबराने वाला? कोई बात नहीं, अभी इतना भी बुरा नहीं है, इंटरेस्टिंग चीजें भी काफी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, वो भी बताऊंगा। राजयोग भी बहुत सारे बनते हैं, वो भी बताऊंगा। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स, लॉस, एक्सपेंस, डेथ, शैया सुख, बेड प्लेजर्स को भी दिखाता है। ठीक है, मतलब वो है ना, आरती सुनिए ना आपने, वो ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा कुछ है 12वें घर का कि जो मिला था दे दो, मेरा कुछ नहीं था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कुछ। जब 12वें घर के इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रहा था कि आपको इंट्रोड्यूस करूंगा तो कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्योंकि क्या होता है कम्युनिकेशंस में, जब हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक बेसिक चीज होती है कि ये इंश्योर करना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह सकता आप नहीं समझे, मैं ये कह सकता हूं कि मैं नहीं समझा पाया। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा समझने में इजी बनाने के लिए, जब मैं देख रहा था कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज, तो मुझे जावेद अख्तर का साहब का एक शेर मिला, जो उन्होंने शायद किसी और पर्पस पे लिखा होगा, किसी और चीज को इमेजिन करके लिखा होगा, लेकिन मुझे लगता है जावेद अख्तर साहब यहाँ 12वें घर को और 12वें घर को क्यों समझना चाहिए और वो क्या करता है, बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। तो शेर सुनाता हूं आपको। ये कहते हैं, जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो, इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, तुम भी रह जाओगे हैरान, जरा देख तो लो, तुम ये कहते तो हो कि मैं गैर हूं, लेकिन शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो। तो इसमें जो ये बताते हैं ना, मैं गैर हूं, मतलब कि फॉरेन कंट्री में हो सकता है इंसान, जेल में हो सकता है जहां बहुत सारे लोग आसपास होंगे और किसी को नहीं जानता, ये 12वां घर दिखाएगा। या सबके बीच में रह के भी ऐसी लोनलीनेस अपने अंदर हो सकती है कि अकेलापन है, वो भी 12वां घर दिखाएगा। जीना मुश्किल, 12वां घर दिखाएगा। परेशान, 12वां घर। नया शहर, फॉरेन कंट्री, 12वां घर। अच्छा, और ये नए शहर पे, फॉरेन कंट्री पे ना, आज मैं एक ये चीज और बताऊंगा। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखे होंगे, मेरे भी देखे होंगे और सबके भी देखे होंगे। हर कोई बताता रहता है आपको किसी भी ग्रह नक्षत्र के गुण धर्म, कि ये प्लैनेट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये हाउस ऐसा होता है, ये राशि ऐसी होती है। किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया होगा कि अब इन सबका करना क्या है।
तो मैं बताऊंगा कि सपोज मेरे पास ये एक क्वेश्चन था लास्ट की मैं फॉरेन कब जाऊंगा, तो कोई फॉरेन कंट्री जाने का योग है, वो योग कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल दूंगा बस आज। कब जाएंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे निकालेंगे कि काम होगा कि नहीं होगा और कब होगा, किस दिन होगा, कब वीजा अप्लाई करें, कब रिजल्ट मिलेगा, क्या उपाय होंगे, ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल करेंगे। ऑब्वियसली पिछली कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से एक कमेंट का आंसर तो मैं दे दूंगा। तो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए 12वां घर क्या है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, अच्छी चीजें भी हैं बुरी चीजें भी हैं, दोनों देखेंगे। 4 8 12 ये जो तीनों घर होते हैं ना, ये तीनों को हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। और मोक्ष देने के लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन सा, केतु। तो 4 8 12 में केतु आ जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आप में से किसी के कुंडली में केतु 12वें घर में हो, जो कि 1/12 लोगों के होता ही है भाई, एक ग्रह 12 ही जगह हो सकता है, तो 1/12 लोगों के ऑन एन एवरेज केतु होगा। तो अगर इस पे 600 व्यूज आ रहे हैं तो मतलब 50 लोग ऐसे होंगे 600 में से जिनके 12वें घर में केतु होगा। तो आप तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप बहुत ज्यादा धर्म कर्म वाले और मोक्ष लेकर जाने वाले इंसान हैं। तो अपने कर्म ठीक रखिएगा, मोक्ष ले ही लो, काहे परेशान होना है यहाँ बार बार, ठीक है जी। उसके अलावा बृहस्पति भी अगर इन घरों में हो, 4 8 12 बृहस्पति भी यहां पर ठीक रिजल्ट देते हैं। 12वें घर का बृहस्पति भी ठीक रिजल्ट देता है। हाँ, 12वें घर का बृहस्पति है तो वो एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है, पढ़ाई के बीच में गैप आ सकता है आपका, इतना कर सकता है, बट अदरवाइज ठीक रिजल्ट देता है। 8वें में भी ठीक रिजल्ट देता है, लेकिन ओबेसिटी की, ओवरवेट की या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम दे सकता है। ओबेसिटी, गॉल ब्लैडर या ब्रीदिंग रिलेटेड, बट अदरवाइज बाकी चीजों में ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ तो होगा ही। केतु बिल्कुल परफेक्ट है इन तीनों जगहों पे, 12वें में तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। और केतु के 12वें में आने से एक चीज और होती है ना भाई, केतु 12वें में आया तो छठे में राहु आएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट रहेंगे। तो छठा उपाचय स्थान में राहु आ जाते हैं, मोक्ष त्रिकोण में केतु चले जाते हैं, बहुत बढ़िया। दोनों ही राहु केतु की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हो गई, तो 12वें का केतु बहुत अच्छा। अब एक बात देखिए, 6 8 12 जो हमारे घर हैं, ठीक है, तीनों ही खराब है, तीनों ही त्रिक स्थान है। इन तीनों में से किसी का भी स्वामी, यानी कि छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी या 12वें घर का स्वामी, स्वामी कैसे पता लगेगा, उस वाले घर में जो नंबर लिखा हुआ है ना, उस नंबर की राशि है वो, उस नंबर का जो लॉर्ड है, उस नंबर की राशि का जो लॉर्ड है, वो उसका स्वामी हुआ, वो उसका लॉर्ड हुआ। तो 6 8 12 का स्वामी अगर 6 8 12 में से किसी में भी बैठा हो, 6 8 या 12 तीनों में से किसी का भी लॉर्ड 6 8 या 12 तीनों में से किसी में भी बैठा हो, तो बनता है विपरीत राजयोग, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आपके में बैठा हो तो ये मत मेरे से कमेंट में करना कि मेरे में है लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट तब मिलेगा जब उसकी दशा आएगी, जब उसका टाइम आएगा। टाइम कैसे कब पता लगेगा, वो जब मैं फॉरेन वाला कंसल्टेशन डिस्कस करूंगा ना आपसे, कैसे देखते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है किसी का, मतलब किसी का एग्जांपल नहीं रहा हूं, लेकिन देखते कैसे, मैं आंसर कैसे करूंगा आप मुझसे पूछेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से है, तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो 8 और 12, 8वां घर और 12वां घर सबसे परेशान करने वाले, सबसे दुखी करने वाले। 8वां बहुत ज्यादा है, 12वां उससे कम लगता है मुझे, क्योंकि 8वें में होता है कि आप एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो 12वां बोलता है टाइम हो गया, ठीक है। 12वें में चीज खत्म होती है, मरने की बात नहीं हो रही है यहाँ, वो चीज के खत्म होने की बात हो रही है। जैसे गार्बेज डिस्पोजल होता है ना, कि अब वो चीजें थी वो पूरी हो गई, उनका टाइम पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब पूरे हो रहे हैं। जैसे कि आपका कोई लोन चल रहा है, ठीक है, वो लोन खत्म होना है ना, कहां खत्म होगा, 12वें घर में खत्म होगा। जो भी चीज जीवन में खत्म होनी है वो 12वें घर में खत्म होगी। तो लोन चल रहे हैं तो खत्म हो गया तो कोई बुरी बात है नहीं, अच्छी बात है, आपका लोन खत्म हो गया, उधार थी उतार दी, तो ऐसे करके होता है। तो 8 और 12 खासकर अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, 8 और 12 अगर अच्छी पोजीशन में है, तो आप तो ये समझ लो कि आपको ऐसा कवच मिला हुआ है, और या भगवान आपके साथ ऐसे चल रहे हैं कि आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता चाहकर भी। 8 और 12 अभी अच्छी पोजीशन में कैसे पता लगेगा, या तो केतु बैठा हो, बृहस्पति हो, या शनि हो। अब सोचिए शनि आ गए 12वें घर में, लॉस के घर में, तो क्या होगा, लॉस नहीं होने देंगे, टांग अड़ाएंगे ना उसने, तो बीच में ऑब्स्टेकल लाना है, रोकना है, डिले करना है। 8वें घर में आगे तो बीमार नहीं पड़ने देंगे, एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, चेंजेस नहीं आने देंगे, ऐसा होगा। तो ये, और उच्च का हो जाए तो और भी अच्छा, ठीक है। अगर इनका कॉम्बिनेशन जैसे 12वें का कॉम्बिनेशन बन जाए, इससे बताऊं 6 10 12, 6 10 12 बोला है मैंने, और वो 6 8 12 था जो विपरीत राजयोग था। ये मैं बोल रहा हूं 12वें का कॉम्बिनेशन 6 या 10 से बन जाए, इनका स्वामी इधर बैठ गया, उसका स्वामी इधर बैठ गया, आपस में रिलेशन बन गया, दोनों ग्रह साथ आ गए, ऐसा कुछ हो गया।
6 10 12 का कॉम्बिनेशन, तो आपका जब भी कोई बुराई करना चाहेगा, जब भी कोई आपका नुकसान करना चाहेगा, वो आपको फायदा देके जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, नॉर्मली मैं ऐसे नाम लेता नहीं हूं, बट मोदी जी की कुंडली में, अपने प्रधानमंत्री जी की कुंडली में 10 और 12 का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। आप सोचो 10 और 12 का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जब भी कोई उनकी चुगली करेगा, जब भी कोई उनकी बुराई करेगा, जब भी कोई उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान करने की कोशिश करेगा, उनको 10वें घर में और ज्यादा फायदा मिलेगा। 10वां घर मतलब स्टेटस और सोशल इमेज, तो स्टेटस उनका और बढ़ेगा, जितनी उनकी बुराई होगी उतने और बढ़ेंगे। कुंडली ऐसा बोल रही है उनकी। अब 10वां घर तो प्रोफेशन का था, मैंने स्टेटस का क्यों बोला? अजीब सी लग रही है बात। 12वें घर में थोड़ा ऐसे ही होता है, मतलब कि यहां तक भी है कि मैं ये वाला वीडियो ना, मतलब 12वें घर में ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है कि जैसे ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये मैं चौथी बार बना रहा हूं। एक बार मैंने परसों बनाया था संडे को, वीडियो बनाते बनाते यहां पर अंधेरा हो गया, तो लास्ट में मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही थी, पूरा ब्लैंक वीडियो था, तो डिलीट करना पड़ा। दोबारा बनाया कल जब फिर से बनाया तो मैं रिकॉर्ड दबाना भूल गया, फिर बंद हुआ, फिर से बनाया। जब तीसरी बार बनाया तो ये माइक की बैटरी खत्म हो गई, बीच में वीडियो साइलेंट हो गया। तो 12वें घर में ऐसा होता है कि ये इस तरह की चीजें होती हैं कि दोबारा वो नुकसान करवाता रहता है। ये है बस। तो कोई बात नहीं, कर लो ना, क्या हो गया, अब कर लेंगे, अब हो जाएगा। तो मैं मोदी जी की बात कर रहा था, स्टेटस की बात कर रहा था। 10वें घर से स्टेटस कैसे पता चलता है? आप एक बात इमेजिन कीजिए, कोई बच्चा है, कैंडिडेट है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 4 साल 5 साल 6 साल आईएएस बनने में लगा दिए, पेपर नहीं निकल रहा है, हर बार दे रहा है, कभी प्रीलिम्स हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी मेंस में गए, कभी नहीं गए, कभी इंटरव्यू में गए, कभी ना जा पाए, रैंक आया, कभी नहीं हुआ। 6 साल हो गए तैयारी करते हुए। माता पिता परेशान, यार तू कुछ कर ही नहीं रहा, तेरे से हो ही नहीं रहा, तेरा फोकस ही नहीं है। ऐसा ही होगा ना भाई, बच्चा 7-8 साल से तैयारी कर रहा है, पीजी में रह रहा है, बाहर रह रहा है, खर्चा किए जा रहे हैं पेरेंट्स, कुछ हो नहीं रहा, उसका तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा। बच्चा खुद भी डिप्रेस, उसके जो कोलीग्स होंगे वो सब करियर में आगे बढ़ गए होंगे, 6-7 साल में तो ग्रो कर गए होंगे कहीं ना कहीं, वो बेचारा वहीं पे तैयारी किए जा रहा है, परेशान। कोई इज्जत नहीं। एस्पिरेंट की, कैंडिडेट की क्या इज्जत है? मतलब इंसान वाली इज्जत है, पर ऐसा नहीं है ना कि तैयारी कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज हो गया, दुनिया कर रही है, कोई वैल्यू नहीं। अब एक वेबसाइट पे, यूपीएससी की वेबसाइट पे लिस्ट निकलेगी रिजल्ट की, और बाई चांस इसका रोल नंबर उसमें लिखा आ गया, भाई आईएएस बन गया। अब लिस्ट में नाम दिखते के साथ इसके रूममेट भी सर बोलना शुरू कर देंगे, है ना, सब तरफ इज्जत हो जाएगी, सब तरफ लड्डू मिठाई बट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो लिस्ट में नाम आया, 10वें घर का रिजल्ट मिला, सोशल स्टेटस बढ़ गया। तो ऐसे, तो वही मोदी जी की मैं बता रहा था कि जैसे ही उनकी 12वें घर में कोई बुराई करेगा, उनका सोशल स्टेटस और बढ़ेगा। ऐसा होता है। अगर 6 10 और 12 का कॉम्बिनेशन बनता हो तो ये आपके साथ होगा, जितनी बुराई उतना बढ़िया। कोई गाली दे, बोलो थैंक यू और दे दो। इंटरेस्टिंग बात है, अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा ही है। अब इसमें कुछ खराब चीजें भी हैं, जैसे कि ये ना, मैं बता रहा हूं, इस घर को जोड़ के देखिए, क्योंकि इस तरह से कुंडली फिर देखी जाती है। जब एक्चुअली एनालाइज करने बैठते हैं कुंडली को, तो हमें देखना पड़ता है इसका स्वामी यहां पर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इन दोनों का मतलब क्या निकलेगा। जैसे कि अब आप एक देखिए, 7वां घर क्या है? एक तो मैरिज का घर है, स्पाउस का, और हमारी मिरर इमेज है, हमारी पब्लिक इमेज है। हम यहाँ हैं, यहाँ पे लोग हमें कैसे देखते हैं, सोशल स्टेटस वाला नहीं, प्रोफेशन वाला नहीं, नॉर्मली लोग हमें कैसे देखते हैं, एकदम हमारे सामने की मिरर इमेज है, हम दुनिया को कैसे दिखाई देते हैं। अब मान लो 7वें घर का रिलेशन बन गया कुछ 12वें घर से, तो पहली बात तो 7वें से छठा हो गया, 7वें का 12 से रिलेशन बन गया, तो शादी टूटने के पूरे पूरे आसार हो गए, ठीक है, डिवोर्स होने के पूरे पूरे आसार हो गए। लेकिन और देखते हैं और क्या हो सकता है। जैसे 7 का 12 से बना, तो 12 का भी 7 से बना होगा, तो क्या होगा, 12वां घर की चीजें हैं जो नॉर्मली पर्दे में रहती हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं शैया सुख, बेड प्लेजर्स। तो आप चाहेंगे वो थोड़ा पर्दे में रहे, या कुछ भी चीज आप करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में क्रिम मारते हैं, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, अप्रेजल नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो क्रिम मारते हैं ना, मेरी सैलरी नहीं बढ़ी इस साल, जो भी आप क्रिम मारते हैं किसी के बारे में, वो सारी चीजें अगर 12-7 का रिलेशन है, तो वो सारी चीजें पब्लिक में आएंगी आपकी, जो कि आप नहीं चाहते हो। तो 12-7 के रिलेशन में आपको इस बात से कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी चीजें पब्लिक में है, आपकी चीजें छुपती नहीं है, अच्छी बात नहीं है वो। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे देखते हैं, जो मैं फॉरेन का आपको बता रहा था ना। अब मान लीजिए किसी का मेरे को क्वेश्चन आया, या आप जैसे सीख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो आपसे किसी ने पूछा कि मैं फॉरेन सेटलमेंट होगी, फॉरेन में जाके रहूंगा या नहीं, तो क्या देखना पड़ेगा। अब एक पुराने टाइम के हिसाब से सोचिए, जब ये किताबें लिखी गई थी आज से कुछ 1000 साल पहले, उस समय पर हम लोग क्या काम करते थे। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, खेती बाड़ी का ही काम होता था। तो
जिसके घर में खेत जमीन खलिहान ठीक ठाक हैं, बाग बगीचे ठीक ठाक हैं, जिसके घर में दूध वूध घर में होता है, घर में शांति है, वो इंसान अपने घर की जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के फॉरेन क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब किसी की भी कुंडली देखना हो कि फॉरेन जाने का योग है, तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपना घर खराब हो, अपना घर कमजोर हो, यानी कि चौथा घर। ठीक है, अब उसने जाना है फॉरेन, तो फॉरेन का घर कौन सा? अभी आपको बताया 12वां, नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, वही ये नया शहर। क्यों? पुराना हुआ वीरान। तो फॉरेन के लिए दो चीजें चाहिए, पुराना वीरान होना चाहिए, नया बहुत अच्छा बसा होना चाहिए। तो चौथा घर तो खराब हो गया, अपना घर। 12वां घर अच्छा होना चाहिए या चौथे से अच्छा होना चाहिए, शांत ग्रह, सुखी ग्रह बैठे हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, राहु हो, तो फॉरेन जाएंगे। तो अब ये कॉम्बिनेशन इस तरह का हो गया। ठीक, अब ये दो चीजें हमें पता लग गई कि 12वां घर किसी की कुंडली में अच्छा है, चौथा खराब है, मतलब ये इंसान फॉरेन में जाके सेटल होगा। लेकिन अगर आप मुझसे फॉरेन का क्वेश्चन पूछें तो क्या आप इतना सुन के शांत हो जाएंगे? नहीं, आप पूछेंगे कब होगा, पूछेंगे ना। तो कोई भी ग्रह अपना रिजल्ट कब देगा? जब उसकी दशा आएगी। ठीक है, तो अब मुझे देखना है नजदीक सी नियरेस्ट 12वां और चौथे में से इनके स्वामियों में से किसकी दशा नजदीक आ रही है। ठीक है, अब दशा जो होती है ना वो कई तरह की होती है, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, मतलब कई तरह की दशा होती हैं, अलग अलग जगह पे यूज होती हैं। मैं इनमें से विंशोत्तरी दशा का यूज करता हूं और ज्यादातर जगहों पे आजकल विंशोत्तरी दशा का ही यूज होता है। साउथ इंडिया में, मतलब कुछ किताबें बोलती हैं कि विंध्याचल के साइड में साउथ इंडिया में अष्टोत्तरी का यूज करना चाहिए, लेकिन उस समय पे बोला था, साथ में ये भी लिखा है कलयुग में विंशोत्तरी ज्यादा एप्लीकेबल होगी। इसी तरह से योगिनी का ज्यादा यूज पंजाब और हिली रीजन्स में होता है, लेकिन ये भी लिखा है कि कलयुग के समय विंशोत्तरी ज्यादा एप्लीकेबल होगी, तो इसलिए मैं विंशोत्तरी का ही यूज करता हूं। तो विंशोत्तरी दशा पे ही आते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैं दशा का पीरियड बताऊंगा सबका अलग अलग होता है। तो विंशोत्तरी दशा जो होती है ना, वो ये मान के चलती है कि टोटल लाइफ स्पैन किसी भी व्यक्ति का 120 साल है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड 120 साल मान के चलती है। तो हमारे जन्म से लेके 120 साल तक की कैलकुलेट होती है, जिसमें सारे ग्रहों की अंतरदशा, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, उसके अंदर और ये सारी कॉम्बिनेशन पूरी हो जाती है 120 साल में विंशोत्तरी दशा में। तो इसमें अलग अलग ग्रहों की दशा का पीरियड अलग अलग है, लेकिन मोटा मोटा आप समझे तो 6 से 19 के बीच में, 6 साल से 19 साल के बीच में एक ग्रह की दशा का पीरियड वैरी करता है। तो अब आप देखेंगे कि भाई इन दोनों में से किसी की दशा आ रही हो, तो सपोज कीजिए किसी ग्रह की दशा आ रही है जिसकी दशा चलेगी 18 साल। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भैया आप इन 18 साल में जाएंगे तो शांति होगी? तो भी नहीं होगी, प्रिसाइज डेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं उसके अंदर अंतरदशा देखूंगा। एक की महादशा देख ली तो एक की अंतरदशा देख लो, दोनों कंबाइन करने हैं ना। चलो, उस महादशा के अंदर 17-18 साल के पीरियड के अंदर मैंने अंतरदशा देखी। अब मैं प्रिसाइज होके 1.5-2 साल पे आ गया, तो फिर मैं बोलूंगा ये 1.5-2 साल के बीच में जाओगे। लेकिन आंसर, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैं वीजा कब अप्लाई करूं, क्योंकि वीजा की फीस बहुत ज्यादा है। तो मुझे वो 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने का टाइम बताओ, जब मेरा वीजा निकलने का चांस हो, लगने का चांस हो, मैं उसी टाइम अप्लाई करूंगा। ठीक है, लॉजिकल बात है ना। अब मुझे क्या चाहिए? अब आप बताइए, जब हम बात कर रहे थे कि कोई फॉरेन क्यों जाएगा, अपना अगर खराब हो दूसरा अच्छा हो, दूसरा अच्छा तो बाद में पता लगेगा, पहले तो अपना खराब पता लगेगा ना, तभी तो इंसान का बाहर जाने का मन आया। तो अपने घर को और खराब करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? जो ट्रांजिट में ग्रह घूम रहे हैं, गोचर में हमारे चारों तरफ जो ग्रह एक्चुअली आज की डेट में फिजिकली घूम रहे हैं, वो घूमते हुए जब चौथे घर में जो राशि लिखी है, गोचर में कोई क्रूर ग्रह उस चौथे घर के अंदर आएगा, तब वीजा लगेगा। तो अब क्या हुआ? अब हम घूम के 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन के पीरियड में आ गए कि हाँ इतने दिन में आप जा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से देखा जाता है कुंडली में जब हम कुछ देखते हैं। ये मैंने सिर्फ फॉरेन का बताया, लेकिन किसी भी चीज का, शादी का, प्रोफेशन का, जॉब का, इनकम का, प्रॉपर्टी का, जो भी कुछ क्वेश्चन है, वो सब डिप्रेशन का, रिलेशनशिप का, बच्चों का, सब कुछ इसी तरह की कॉम्बिनेशन बना के देखा जाता है। कुछ कुछ कॉम्बिनेशन, और फिर वहां पे कहाँ अच्छा ग्रह चाहिए, कहाँ खराब चाहिए। तो जब आप ये सारी चीजें समझने लगेंगे ना, तो आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे देखा जाता है, लेकिन अगर आप थोड़े और ऐसे एग्जाम्पल लेंगे ना, तो आप अपने आप ही देखना सीख जाएंगे कि ये कैसे देखना है। इतनी जल्दी नहीं, इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन विद टाइम सीख जाएंगे। मैं तो बस बता रहा था कि देखते कैसे हैं। तो ऐसे जैसे ये देखा ना कि कब फॉरेन जाएंगे, ऐसे ही विपरीत राजयोग या कोई भी राजयोग या कोई दोष कब फल देगा, उसके लिए भी ऐसे ही किस किस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कब उसकी दशा आ रही है, उसमें से कब कोई ग्रह गोचर में आ रहा है, कब ये स्ट्रांग हो रहे हैं, कब किसी की दृष्टि आ रही है, उस समय पर
अच्छा या बुरा फल जो भी उसका बनता है उस समय पर मिलेगा, ऐसा होता है। तो ये मत बोलना कि मेरे में फलाना राज्य हो गया, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, वो जब टाइम आएगा तब मिल। अब उपाय बताता हूं। एक बात देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। इंग्लिश में है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और इसी तरह के अलग अलग है। तो जो आपके कर्म थे उसका यहां पे फल मिलना है, सिंपल है। तो अब आपको कर्म के हिसाब से रेमेडी बता रहा हूं क्या करनी है, ताकि 12वां घर आपको कम नुकसान करे या 8वां और 6ठा कम नुकसान करे। तो हमें जो भी चीज कमजोर करनी है ना, उस चीज से रिलेटेड दान करना है। सिंपल, ज्योतिष में सिंपल प्रिंसिपल है, जो कमजोर करना है उसका दान करना है, वो उतारना है। चाहे दान करके किसी को दे दो, रेलेवेंट पर्सन, कि भैया जैसे बृहस्पति का कुछ दान होगा तो किसी ब्राह्मण को, बुजुर्ग या किसी पढ़े लिखे इंसान को, जो उसको आप इंटेलेक्चुअल मानते हो, उसको, गुरु टाइप के इंसान को, अपने से बड़े को। पहले ब्राह्मण लिखा था, लेकिन आज वो ब्राह्मण उतना एप्लीकेबल नहीं है। आज एनीबडी whom you think is very well educated, highly qualified, highly literate, intellectual type of person, जिसको आप गुरु की तरह देखते हैं, उनको कर सकते हैं, या पानी में बहा दो। ऐसे शनि का करना होगा तो मंदिर में कर दो, शनि मंदिर में कर दो, या मतलब मंदिर में इनमें से कोई भी कर सकते हैं, किसी का भी। या कोई भी चीज उतारनी है ना, या तो मंदिर में, या उस एप्लीकेबल इंसान को, उस कैटेगरी का जो भी इंसान होगा, या पानी में। सिंपल है। बुद्ध का है तो छोटे बच्चों को कुछ पेंसिल वेंसिल दे दो, या फिर वही पानी में या मंदिर में। यही कॉम्बिनेशन है, बस ग्रह उतारने का एक ही तरीका है। तो 6, 8, 12 के लिए करना है दान। 12वां घर मांगता है दान, ठीक। अब अगर तीनों को सुधारना है तो क्या करो। सपोज आपने किसी से कोई सर्विस ली, आपने रिक्शा में बैठ के कहीं गए, ऑटो में गए, टैक्सी में गए, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो जितना बिल बनता है ना, उससे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। सब कुछ करके भी महीने में 500 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ठीक है। 1000 का तो भी नहीं पड़ता। मेरा मतलब है, जो भी कोई आपको कोई सर्विस दे रहा है, 6ठा घर मतलब सर्विस, आप उसको कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिए, जितना उसका बनता है, जितना उससे मांगा। रिजल्ट जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप ज्यादा देंगे तो आपको भी ज्यादा मिलेगा। हो गया 6ठा घर शांत। ऐसे ही 8वें का है, अगर कोई बीमार चल रहा है, मेडिकल हेल्प किसी की करनी है, कोई हॉस्पिटल है, वहां पर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं मेडिकल हेल्प में। या कोई परिवार का कोई सदस्य बीमार है, दोस्त वोस्त रिश्तेदारी में कोई बीमार है, तो उसकी जैसे भी हेल्प कर सकते हैं। दान मतलब श्रमदान भी। आप जाके कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो बोल सकते हो कि मैं रुक जाता हूँ आज रात को, आप लोग रेस्ट करो, बहुत दिन से परेशान हो, है ना। या कुछ लेके जाना है तो मैं फ्रूट व्रूट दे आता हूँ, मैं जूस पहुंचा देता हूँ। जो भी कुछ ऐसा है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप किसी मेडिकल के लिए कर सकते हो, तो 8वां घर भी बढ़िया हो जाएगा। और दान कर रहे हो तो 12वां ही बढ़िया हो जाएगा। अगर इसको सीक्रेट रख लोगे, मतलब अखबार में नहीं छपवाना है, फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे नहीं डालनी है कि आज मैंने कंबल बांट दिया, इसको कंबल दे दिया, फिर कोई फायदा नहीं है उसका। फिर आपने दान नहीं किया है, फिर आपने वो खर्चा जो किया है वो अपनी फोटो चलाने के लिए दिया है, ठीक। तो उसको दान नहीं कहते। दान मतलब इट हैज टू बी सीक्रेट, गुप्त होगा तभी दान माना जाएगा, ऐसा कुछ है। अब जैसा मैं करता ही हूं नॉर्मली, कि पिछले वीडियो में जो कमेंट्स आए थे उनमें से एक का आंसर दूंगा, और आपको भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका उसमें से भी 1-2 का आंसर अगले वीडियो में दे दूंगा। मेरे को व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा प्लीज। अभी मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, सिम कार्ड यहाँ नहीं चल रहा है, वाईफाई पर हूं मैं अभी। मैं ऐसी जगह पर हूं जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे को क्वेश्चन आया था मयूर जी का, मेरे हिसाब से नाम इनका मयूर ININID थी, तो मयूर ही होगा। अगर कुछ और है तो मयूरिन या मयूरिन या मयूरी या जो भी है, बट मतलब ये आईडी थी आपकी। आपका क्वेश्चन प्रोफेशन के बारे में था। तो देखिए, आपकी कुंडली में फॉरेन ज्यादा सूट करता है। फॉरेन में आप हैं ही, पहले से आप अमेरिका में हैं। आपके प्रोफेशन की जो प्रॉब्लम है वो 19 अप्रैल तक है। 19 अप्रैल को आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 19 अप्रैल के बाद के 10-12 दिन में, मतलब अप्रैल एंड तक आपका जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक। इसके अलावा जब मैंने कुंडली देख ली तो 1-2 चीजें और आपको बता देता हूं। आपको एक तो सीक्रेट्स आप बहुत ज्यादा रखते हैं, आप किसी को कुछ बताते नहीं है अपने बारे में, ठीक। तो कुछ लोगों से, पेरेंट्स से, भाई बहनों से, जिससे भी, स्पाउस से, जिससे भी अपनी बातें करना शुरू कीजिए, थोड़ी चीजें बताइए, थोड़ा खुलना शुरू कीजिए। ज्यादा सीक्रेट्स मत रखिए, आपको नुकसान करेंगे। दूसरा, आपको थोड़ा हाई टेम्पर है, गुस्सा ज्यादा करते हैं, वो कंट्रोल कीजिए। ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है, उसका ध्यान रखिए, उसको थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। लो ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका मून राहु कॉम्बिनेशन बनता है 11th हाउस में। राहु 11th में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मून भी अकेला होता तो कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन मून राहु इकट्ठे आते हैं तो क्या होता है, मून दिखाता है लिक्विड्स, ड्रिंक्स, लिक्विड्स, दूध, पानी, लिक्विड। राहु है असुर, तो असुरिक लिक्विड्स, एल्कोहल एडिक्शन दे सकता है।
राहु स्मोक भी है, तो स्मोकिंग एडिक्शन भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ऐसा करते हैं, लेकिन इस चीज से बच के रहिएगा या लिमिट में कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नॉर्मली इसमें ग्रहण भी बनता है जब राहु और मून एक चंद्रमा एक साथ आए, लेकिन आपकी कुंडली में 10वें में बृहस्पति हैं, तो वो उस ग्रहण को या उस मून के ऊपर होने वाले नुकसानदायक इफेक्ट को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा बुरी हालत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें टेंडेंसी रहती है, उसका ध्यान रखिएगा। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी वगैरह आपको हो जाती होगी, डिप्रेशन या सुसाइड टाइप की नहीं है, लेकिन वो थोड़ी रहती है क्योंकि राहु का असर उस पर है। आपके 10वें घर में जो बृहस्पति है उसके कारण क्या है, आप ना मतलब 10वें घर में गुरु आ जाए तो क्या करते हैं, स्थान हानि करे जीवा, वो 10वें घर का प्रोफेशन का हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपके जो इमोशंस हैं, जो आप हिचकते हैं किसी से मांगने में, ठीक है, बिजनेस तो आप करिएगा मत, बिजनेस तो आपका चलेगा नहीं। जॉब में बता रहा हूं, जॉब में जब आप हिचकते हैं किसी से मांगने में, आपको बोला गया इतने का पैकेज मिलेगा, आप बोलते हो ठीक है जी, मांगना शुरू करो, बोलो नहीं इतने में नहीं चलता, ज्यादा दो। थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ, हर चीज को एक्सेप्ट करना कम करो। प्रोफेशन के मामले में आपका ही ठीक हो जाएगा, इससे अच्छा इस मामले का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। थोड़े प्रोफेशन में प्रैक्टिकल हो जाओ, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। यही बृहस्पति 10वें घर में। प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो डिटैच करते रहेंगे, बार बार ऐसे ही रखेंगे कि ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही चलाते रहेंगे, फिर वो स्थान हानि कर देंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा। मैंने अभी 5 महीने ही पहले ये चैनल शुरू किया था, मुझे नहीं पता था आपका इतना प्यार मिलेगा। 5 महीने में मेरे 1030 सब्सक्राइबर्स आज शायद मैंने जब लास्ट देखा था तब हो गए थे। उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार।